हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है हिंदी शिक्षण। हिंदी की यह 8वीं क्लास है। इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला किसे कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता है या फिर उसके भेद कौन कौन से होते हैं। इसी में हम देखेंगे कि स्वर व व्यंजन क्या होते हैं और इनका भी वर्गीकरण करेंगे, स्वरों का भी और व्यंजनों का भी। उनमें कितने प्रकार के स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। बीएड एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में यह प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। या तो आपसे पूछ लेंगे वर्णमाला क्या होता है, उसके भेद वगैरह बताइए, या फिर आपसे स्वर पूछ लेंगे, या फिर आपसे व्यंजन पूछ लेंगे। कुछ भी पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्टली आपके पेपर में आता है ये बीएड एग्जाम में हिंदी के। सबसे पहले वर्णमाला देखते हैं, वर्णमाला होता क्या है। अब वर्णमाला से पहले हमें वर्ण समझना पड़ेगा, जिसे हम इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, कि वर्ण क्या होता है। किसी भी भाषा के छोटे से छोटे लिखित रूप को हम वर्ण बोलते हैं। किसी भी भाषा का सूक्ष्मतम रूप, जिसे हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते और विभाजित नहीं कर सकते, वर्ण कहलाते हैं हमें। जैसे अगर हम इसकी बात करें, आपके सामने यह क्या है, यह एक पैरा है, पैराग्राफ है। अगर हम इसे तोड़ें, विभाजित करें, तो हमें इसमें क्या मिलेंगी, लाइनें मिलेंगी, वाक्य मिलेंगे। ये हो जाते हैं हमारे वाक्य। अब इसको भी हम वाक्य को तोड़ें, हमें शब्द मिलेंगे। ये हमारे इतने सारे शब्द मिल गए हमें। अब इसे भी हम तोड़ें, जैसे हमने यह शब्द ले लिया, अब इस शब्द को तोड़ते हैं हम, तो हमें दो शब्द दूसरे मिलेंगे, भा प्लस सा। हमने भा ले लिया, अब इस भा को तोड़ते हैं, हमें मिलता है भै प्लस आ। अब हमने इस भै को ले लिया, इसको तोड़ के देखते हैं, हमें मिलेगा आधा भै प्लस ए। अब हम इन्हें और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, न तो हम इसे आधा भै जो हमारे पास है इसे तोड़ सकते हैं, भ इसे भ बोलते हैं, और न ही हम इसे आ को तोड़ सकते। जिस कारण हम इन्हें कहेंगे कि ये किसी भाषा के सूक्ष्मतम छोटे से छोटे ऐसे तत्व हैं जिन्हें और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, और इन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। अब किसी भाषा में वर्णों का प्रयोग क्यों किया जाता है। किसी भाषा में बहुत सारी आपकी ध्वनियाँ होती हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी अ, ये एक ध्वनि है अ। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें कई बार बोलते हैं आ बोलते हैं, ये हमारी दूसरी ध्वनि हो गई आ। ई बोलते हैं, जैसे ई, ये जो मैं साउंड बोल रहा हूँ ना, ई, इस साउंड की बात कर रहा हूँ मैं, जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है, वो मान लीजिए उस साउंड को हमने बोल दिया ई, जो हम बोल रहे हैं। इसके अलावा आपका फ, एक साउंड हो जाता है आपका फ। फ, ये बहुत सारे साउंड होते हैं एक लैंग्वेज में, तभी तो हम भाषा बोलते हैं, शब्दों को बोल पाते हैं हम। ध्वनियाँ ही तो होती हैं एक लैंग्वेज में, बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं। अब उन ध्वनियों को प्रदर्शित करने के लिए हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास एक ध्वनि है अ, अब इस ध्वनि को हमने कह दिया कि इस ध्वनि को ये बोलेंगे हम। इस प्रतीक से हमें मतलब नहीं है ये है क्या, लेकिन जब भी आपको यह लिखा हुआ मिलेगा, आप ऐसा साउंड निकालेंगे अ। अगर आपको हम यह लिखा हुआ दे दें, तब आप आ का साउंड निकालेंगे। किसी भाषा में जो साउंड होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, उन ध्वनियों को हम प्रतीकों में बदल देते हैं, उन प्रतीकों को ही हम वर्ण बोलते हैं। अब वर्णों का प्रयोग क्यों करते हैं हम किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि उस भाषा में जो भी साउंड होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, हम उन्हें प्रदर्शित करना चाहते हैं। वर्ण किसी भी भाषा की ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। जैसे हम एक साउंड ले लेते हैं क, हमने उस साउंड को इस से प्रदर्शित कर दिया। ख, यह एक साउंड है, हमने उस साउंड को इस लेटर से प्रदर्शित कर दिया या फिर इस प्रतीक से प्रदर्शित कर दिया। वर्णों के द्वारा हम किसी भी भाषा के जो साउंड होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें प्रदर्शित करते हैं। तभी भाषा, जो लिखित भाषा है, उसे हम बोल पाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है ये जो प्रतीक बनाया हुआ है हमारी भाषा में, इसका साउंड क्या है, इसका साउंड क्या है। ये जो एक प्रतीक हमारी लैंग्वेज में दे दिया, इसका साउंड है थ। थ, ऐसी ध्वनि निकालनी है हमें थ करके, अगर हमें कहीं यह मिले। अब वर्णमाला देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट किसे बोलते हैं। किसी भी भाषा में बहुत सारे वर्ण होते हैं। हिंदी में इतने सारे वर्ण हैं, इंग्लिश में आपके इतने सारे वर्ण हैं। ये वर्ण ही तो हैं अलग अलग, ये सारे अलग अलग वर्ण हैं। इन वर्णों का क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। अगर हम इन वर्णों को क्रम से लगा दें, जो भी क्रम हमने निर्धारित किया हुआ है अपने वर्णों के लिए, उस समूह को जो हम बोलेंगे वर्णमाला बोलेंगे। लेटर वर्सेस अल्फाबेट,
वर्ण वर्सेस वर्णमाला। अब आपको पता चल गया होगा वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का समूह होता है। अब यह हमारा वर्णमाला नहीं है ए। वर्णमाला क्या है, पूरा वर्णमाला है हमारा। ए क्या है, वर्ण है खाली। ये आपकी हिंदी वर्णमाला हो जाती है, ये आपकी इंग्लिश वर्णमाला हो जाती है। आई होप आप वर्ण और वर्णमाला समझ पाए होंगे क्या होता है। अब हिंदी वर्णमाला देखते हैं, जो कि आपके पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। अब हिंदी के जितने भी वर्ण हैं, ऐसे लेकर आपके अक्षतराज्ञ शरय जितने भी वर्ण हैं, उनका सुव्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा, हिंदी वर्णमाला कहलाएगा। वर्तमान समय में अगर हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो कुल आपके 52 लेटर्स हैं, 52 वर्ण हैं। और अगर ध्वनियों की बात की जाए कितनी साउंड है हिंदी में, ध्वनियां मैं आपको बता ही चुका हूं क्या होते हैं, लगभग 59 59 ध्वनियां हैं हिंदी में। 52 तो हमारे वर्ण हो जाते हैं, लेकिन ध्वनियां 59 हैं। ये कैसे होता है, जैसे हमारा सी होता है इंग्लिश में, इसे हम का भी बोल देते हैं और इसे हम चा भी बोल देते हैं, कभी कभी सा भी बोल देते हैं कभी कभी। अब एक लेटर है, यह 3 ध्वनियां उत्पन्न कर रहा है। ठीक इसी प्रकार हिंदी में भी कभी कभी कोई लेटर अपनी ध्वनि के अलावा कोई दूसरी ध्वनि उत्पन्न कर देता है। इस तरह से हम कह देते हैं कि हिंदी में 52 वर्ण हैं, लेकिन ध्वनियां आपकी लगभग 59 है, निश्चित नहीं है। अब हिंदी का विकास किससे हुआ है, संस्कृत से हुआ है। संस्कृत कैसी भाषा है, एक वैदिक भाषा है। इस प्रकार हिंदी का विकास संस्कृत से होने के कारण जो हिंदी वर्णमाला में जो 59 ध्वनियां हैं, ये मोस्टली आपकी वैदिक ध्वनियां ही हैं, संस्कृत से ही आई हैं। जैसे जैसे विकास होता रहा है, क्योंकि हिंदी संस्कृत से बनी है, काफ़ी विकास हुआ है, हम विकास कहें या फिर भाषा परिवर्तन कहें, संस्कृत से अब हिंदी बन गई, जो आप कहना चाहें। हमारे आसपास बहुत सी विदेशी भाषाएं भी देखने को मिली हैं, जिसके कारण विदेशी भाषाओं की बहुत सी ध्वनियाँ हिंदी में आ गई हैं। कुछ पहली ध्वनियाँ थी जो अब नहीं प्रयोग की जाती। इसके अलावा हिंदी में ही कुछ नई ध्वनियाँ हमने खोज ली हैं। इस वजह से हमारी भाषा बदल गई है संस्कृत से। इस बदली हुई भाषा को हम हिंदी बोलेंगे, लेकिन फिर भी अधिकांश जो हमारी ध्वनियाँ हैं वे वैदिक ही हैं। अगर वैदिक ध्वनियाँ की हम बात करें तो वैदिक ध्वनियाँ हमारी 53 या 54 हो जाती हैं। वैदिक ध्वनियों में ये होती है हमारी वैदिक ध्वनियाँ, और 59 हमारी हिंदी में ध्वनियाँ हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ लेगा या फिर आपके प्रैक्टिकल में पूछ लिए जाएंगे ये प्रश्न। ये आपकी हिंदी वर्णमाला हो जाती है, इसमें 52 वर्ण हैं। ये आपके 52 वर्ण हैं, आप इन्हें गिन सकते हैं, 52 ही आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपके ये डा और ढा, ये 2 हैं, ये नए खोजे गए हैं अभी। इन्हें आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सबसे लास्ट में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जहां आपकी मर्जी वहां पर लिख दीजिए। अभी ऐसा कोई फिक्स स्थान इनके लिए निर्धारित नहीं किया गया है। वर्णमाला में अलग अलग जगह देखने को मिल जाते हैं। अगर वर्णमाला के भेदों की बात की जाए, हिंदी वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, या फिर हिंदी वर्णमाला को अगर हम तोड़ते हैं तो हमें 2 चीज मिलती है, स्वर व व्यंजन, वाउल व कॉन्सोनेंट। इन्हें देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर किसी भी भाषा के ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय जो हमारी हवा बाहर निकल रही है, जब हम वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुख से हवा बाहर निकलती है, तब किसी भी भाषा के ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय जो हवा हमारे मुख से बाहर निकल रही है उसमें कोई अवरोध न पैदा हो, वह बिना कहीं भी मुख में टकराए सीधी हमारी गले से आए और सीधी बाहर निकल जाए। कहीं भी उसमें अवरोध न पैदा हो, न तो उसमें जीभ अड़े कहीं पर, न तो वह हमारे मुख में कहीं ऊपर तालू पर, दांतों पर, होठों पर कहीं टकराए, सीधी बाहर निकल जाए, उन्हें हम वर्ण बोलेंगे। जैसे आपका आ ई ऊ री ए आई ओ औ, इनमें हम बोलते हैं तो हवा कहीं भी टकराती नहीं है, गले से आती है और सीधी हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है। इन्हें हम बोलेंगे स्वर। अब स्वरों को बोलते समय हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते। अगर आ को बोल रहे हैं हम आ ही बोलेंगे, कोई दूसरा साउंड नहीं आएगा। अगर आ बोल रहे हैं हम तो आ ही आएगा, कोई दूसरा साउंड नहीं आएगा। हिंदी में बात की जाए तो मूल रूप से आपके 11 स्वर होते हैं, मतलब जो पहले से हमारी हिंदी चली आ रही है उसमें मुख्य तौर पर जो मूल स्वर हैं वे हमारे 11 ही होते हैं। अब इसमें से आपके 2 चीज गायब हो गई, एक तो आपका अनुस्वर गायब हो गया अंग, एक आपका विसर्ग गायब हो गया अह। ये आपके स्वर नहीं होते, अब इन्हें अयोग वाक माना जाता है, न ये स्वर है न ये व्यंजन है। लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण हमें ओ, ये एक नया खोजना पड़ा स्वर अपनी हिंदी भाषा में, क्योंकि अंग्रेजी में एक ऐसा साउंड आया जो न तो ए था न ही आपका आ था,
पूरा और न ही आपका ओ था। वह ए, आ और इनके कहीं बीच में यहाँ पर होता है यह साउंड आपका अ। इस वजह से हमें यह नया साउंड खोजना पड़ा और इसके कारण अब हिंदी में जो है 12 स्वर हो गए हैं। टोटल अब हिंदी में कितने स्वर हैं? 12 स्वर हैं। मूल रूप से हिंदी में कितने स्वर थे? पहले 11 स्वर थे। इसे हम क्या बोलते हैं? आगत स्वर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह दूसरी भाषा से आया है, जिस कारणवश हम इसे आगत स्वर बोलते हैं। जैसे आपका कॉलेज, लॉर्ड, हॉल, मॉक, ये शब्द आपके आगत स्वर से बने हैं। वर्तमान समय में 12 स्वर हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं आपके? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ओ। ये आपके 12 स्वर हो गए हिंदी भाषा में। यहाँ से बन जाता है आपका एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। अब स्वरों के प्रकार देख लेते हैं या स्वरों का वर्गीकरण कर देते हैं। स्वरों को हम कितने चीजों के आधार पर बांट सकते हैं? सबसे पहला हमने वर्गीकरण किया है मात्राओं के आधार पर। अगर जो स्वरों की मात्राओं के आधार पर या फिर बोले जाने वाले समय के आधार पर हम बांटे तो हमें 3 प्रकार के स्वर मिलते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है बोलते समय। कौन कौन से होते हैं आपके? ये 4 स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर जो होते हैं: ए, ई, उ, री। इन्हें हम मूल स्वर भी बोलते हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर आपके मोस्टली इनसे ही बनते हैं। मूल स्वर जो अपने आप से बने हैं, जिन्हें बनने के लिए किसी दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ी, हम उन्हें ह्रस्व स्वर बोल देते हैं। या फिर इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे अगर मैं इन्हें बोलूं अ, ई, उ, री, बहुत ही कम समय लगा ना। लेकिन दीर्घ स्वर, इन्हें मूल स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है बोलने के लिए, या फिर इनमें 2 मात्राओं जितना समय लगता है। कुछ भी आपका ये बात एक ही है। जैसे आपका आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। मैं इन्हें बोलता हूँ अ, ई, उ, री। इन्हें बोलता हूँ आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। क्या हो रहा है? समय ज्यादा लग रहा है इनसे। इसके अलावा ओ, यह भी अब हमारा एक नया आ गया है, तो यह भी इसी में आएगा। यहाँ पर हमारा एक पहले और स्वर आया करता था, बड़ा री। छोटा री ये है, लेकिन यह बड़ा री है। हिंदी में अब इसका प्रयोग नहीं होता, यह सिर्फ संस्कृत में अब प्रयोग किया जाता है। हिंदी में अब प्रयोग बंद हो गया, जिस वजह से मैंने इसे थोड़ा सा एक साइड कर दिया है आपको बताने के लिए। अगर कोई पूछ ले आपसे तो पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाबूजी बन के चुपचाप खड़े रहो, कुछ बता दिया करो। प्लुत स्वर देख लेते हैं। प्लुत स्वर आपका क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है बोलने के लिए, 3 मात्राओं जितना समय लगता है, और इन दोनों से आपके ज्यादा समय लगेगा, सर्वाधिक समय लगता है इनके उच्चारण में। कैसे शब्द होते हैं ये? इनमें हम क्या करते हैं, किसी एक लेटर को थोड़ा सा खींच देते हैं। जैसे बोलते हैं हम ओम, ओम बोलते हैं ना, ओम। इनमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है। थोड़ा सा क्या, सबसे ज्यादा समय लग रहा है। किसी को बुलाते हैं राज, किसी को बुला रहे हैं हम दूर से, ओ। किसी को आवाज लगाते हैं हम, ओ आजा, ऐसे बोलते हैं ना। या ओ राम। किसी के अगर शब्द को हम थोड़ा सा खींच दें, उसे हम बोलते हैं प्लुत स्वर। या किसी को आवाज लगाते हैं तो हम शब्द को थोड़ा सा खींच देते हैं, उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। या फिर हम ओम बोलते हैं तो उसमें जो बाद में ये ऊ टाइप में है, इसे हम थोड़ा सा खींच देते हैं तो बोलेंगे प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में सबसे ज्यादा समय लग रहा है, प्लुत स्वर बोलते हैं। लेकिन हिंदी में अब प्लुत स्वरों का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहले से कम हो गया है। हम इतना ध्यान नहीं देते प्लुत स्वरों पे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पे ही ध्यान देते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ह्रस्व स्वर है वे अपने आप से बनते हैं, लेकिन जो दीर्घ स्वर है वे ह्रस्व स्वर से बनते हैं। आ कैसे बना है आपका? ए प्लस ए को हम आ बोल देते हैं, लेकिन ये अपनी एक खुद की ध्वनि है आ, तो हम इसे तोड़ नहीं सकते। ई कैसे बनी है? छोटी ई प्लस छोटी। ऊ कैसे बना है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। लेकिन ए कैसे बना है? ए प्लस छोटी ई आपका हो जाता है ए। ए प्लस आपका बड़ी ई आपका हो जाता है आई। अब ए प्लस छोटा ऊ हो जाता है ओ। ए प्लस बड़ा ऊ आपका हो जाता है औ। ये तो बाहर से आया ही है। इस तरह से जो दीर्घ स्वर है वे आपके दूसरे स्वरों से बनते हैं, लेकिन जो ह्रस्व स्वर है वे मूल होते हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। अब स्वरों को अगर हम जिह्वा की स्थिति के अनुसार बांटे कि जिह्वा हमारी बोलते टाइम ऊपर उठती है, कहाँ से ऊपर उठती है, किस हद तक ऊपर उठती है, अगर उस रूप में हम स्वरों को बांटे हमारी जिह्वा की स्थिति के अनुसार, तो हमें 3 प्रकार के स्वर मिलते हैं।
अग्र स्वर ऐसे स्वर जिन्हें बोलते समय या जिनके उच्चारण में हमारी जीभ का जो ये आगे वाला भाग है, यह वाला, यह ऊपर को उठता है थोड़ा सा, इसे हम बोलेंगे अग्र स्वर। जैसे आपका ई ए आई, आप इन्हें बोलकर देखिए ई, जैसे ही आप ई बोलेंगे जो आपकी आगे से जीभ यहाँ से थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। मध्य स्वर ऐसे स्वर जिन्हें बोलते समय हमारी जीभ थोड़ा सा बीच में से उठती है, यह सिर्फ एक ही है आपका ए, सिर्फ जो आपका ए है इसे ही हम मध्य स्वर बोलते हैं। अगर हम ए बोलते हैं तो हमारी जीभ बीच में से थोड़ा सा उठेगी। पश्च स्वर, पश्च स्वर ऐसे स्वर अगर जिन्हें बोलते हैं हम हमारी जीभ थोड़ा पीछे से ऊपर उठती है यहाँ से, उन्हें हम पश्च स्वर बोलेंगे। जैसे आपका आ ऊ औ ओ औ, आप इन्हें बोलकर देखिए, आपको महसूस होगा कि आपकी जीभ पीछे से ऊपर उठी है, न तो बीच में से उठी न आपकी आगे से उठी। जीवा की स्थिति के आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांट सकते हैं, हमने बांट दिया है और आपको बता भी दिया है। अब अभी हमने बात की है जो जीवा है वह ऊपर उठती है। जब हमारी जीवा ऊपर उठेगी तो यह जो हमारे गले में जगह है, जिस जगह से हवा बाहर निकल रही है, उसे हम विवर बोलते हैं। उस जगह को क्या बोलते हैं हम? विवर। अब वह विवर कभी बंद होगा, कभी ज़्यादा खुलेगा। अगर हमारी जीभ नीचे बैठ गई तो यह जो जगह है हमारी गले में, यह ज़्यादा खुल जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी जीभ ऊपर उठ गई तब यह जो जगह है हमारे गले में, यह कम खुलेगी, संकुचित हो जाएगी थोड़ा सा। इस वजह से जो हमारा विवर है वह खुलने न खुलने के कारण हमने जो स्वरों को बांटा है वह 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत तथा विवृत। संवृत स्वर में हमारी जीभ ज्यादा ऊपर उठ जाती है, यह सबसे कम खुलता है हमारा विवर। आपकी ई उ री, ये आपके 5 वर्ण हैं जो संवृत स्वर हैं। जैसा कि संवृत शब्द में ही आप देख सकते हैं, संवृत का मतलब संकुचित हो जाना, सिकुड़ जाना। अब अर्धसंवृत देख लेते हैं। अर्धसंवृत मतलब कोई चीज संकुचित हुई है लेकिन थोड़ी कम संकुचित हुई है। संवृत में तो हमारे यह जगह बहुत कम हो जाती है, अर्धसंवृत में थोड़ा इससे ज्यादा हमारा जो विवर है खुलता है। ये आपके 2 होते हैं, ए व ओ। अगर हम एक बोलेंगे या ओ बोलेंगे तो हमारा ई उ री से ज्यादा मुंह खुलेगा। अर्धविवृत, इसमें हमारा मुंह थोड़ा और ज्यादा खुल जाता है, यह जो हमारा विवर है यह थोड़ा और ज्यादा खुल जाता है। ए आई और औ, इन्हें बोलते हैं हम अर्धविवृत। विवृत स्वर, विवृत मतलब हमारा जो यह मुख विवर है यह पूरा खुल गया, इसे हम बोलेंगे विवृत स्वर। जैसे आ और आपके ओ बोलकर देखिए, पूरा गला आपका खुल जाता है, जीभ बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। संवृत, जिनमें हमारा विविर सबसे कम खुले। अर्धसंवृत, जिनमें हमारा विविर थोड़ा ज्यादा खुले। अर्धविवृत, जिनमें हमारा थोड़ा और ज्यादा खुल जाए। विवृत, जिनमें हमारा जो विवर है पूरा ही खुल जाए। इन्हें हम बोलेंगे स्वरों के भेद। किसके आधार पर? हमारे विवर के आधार पर। अब होठों की गोलाई या फिर ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांट सकते हैं हम, वृत्ताकार स्वर या फिर वृत्तमुखी स्वर। ऐसे स्वर जिन्हें बोलते समय हमारे होठ ओ का रूप ले लेते हैं, वृत्त बन जाते हैं, एक सर्कल बन जाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे वृत्ताकार स्वर। जैसे आपका ऊ औ ओ औ औ, ये आपके वृत्ताकार स्वर हैं, क्योंकि अगर इन्हें बोलेंगे हमारे होठ गोल हो जाएंगे, वृत्त बन जाएंगे। इनके अलावा कोई भी दूसरा स्वर है वह वृत्ताकार स्वर नहीं है, वह आपका अवृत्ताकार स्वर होगा, क्योंकि उसे बोलते समय हमारे होठ गोल नहीं होते, या तो आपके लंबे फैल जाते हैं या फिर कैसे ही हो जाएं। जैसे आपके ए आ ई ए आई ऐसे फैल जाते हैं, हमारे होठ गोल नहीं होते, इन्हें बोलते टाइम। वृत्ताकार हमारे होठ गोल हो जाएंगे, अवृत्ताकार हमारे होठ गोल नहीं होंगे। अगर हम अनुनासिकता की बात करें, अनुनासिकता मतलब ध्वनि कैसे निकलती है हमारे मुंह से, उसके आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका निरअनुनासिक। निरअनुनासिक मतलब ऐसे स्वर जिन्हें बोलते टाइम सिर्फ मुंह से आवाज आए, नाक से आवाज न आए, मुंह से आवाज आए। मुंह की आवाज कैसे होती है आपकी? ऐसी होती है, आ ए, ये तो आपके मुंह की आवाज होगी। लेकिन नाक की आवाज कैसी होती है? ये आपकी नाक की आवाज है। तो नाक की आवाज न आए, सिर्फ आपके मुंह की आवाज आए, उन्हें हम बोलेंगे निरअनुनासिक सर्व या फिर निर्नुनासिक सर्व। जैसे आपका ए ई उ ए आई ओ औ, ये और भी हैं आदि।
ओ औ भी आपके इसी में है। लेकिन अनुनासिक कौन कौन सी हैं जिन्हें बोलते समय नाक व मुंह दोनों से आवाज निकले? अंग अंग आ ओम ए, मैंने आपको बताया था ये नाक की आवाज है। अब जो आपके ये लेटर हैं इस आधार पर हम इन्हें अनुनासिक स्वर बोल देते हैं, लेकिन इन्हें अब स्वर नहीं माना जाता। अब इन्हें क्या मानते हैं हम? आयोग वाहक मानते हैं। आयोग वाहक क्या होते हैं अभी देखेंगे हम, तभी मैंने यहाँ पर स्वर नहीं लिखा। इसे आप पेपर में लिखना चाहें लिख सकते हैं, यह भी लाइन लिख सकते हैं। वर्तमान समय में इन्हें स्वर न मानकर आयोग वाहक माना जाता है, लेकिन ये वर्ण आपके हैं अनुनासिकी, रहेंगे अनुनासिकी। स्वर हो, अयोग वाहक हो, कुछ भी हो, अनुनासिक रहेंगे आपके। पेपर में जनरली आपके स्वर के रूप में भी आ जाते हैं, क्योंकि पहले हम इन्हें स्वर ही मानते थे। अब देख लेते हैं आपका अयोग वाहक क्या होता है। ऐसे वर्ण किसी भी वर्णमाला के जो न तो पूरे स्वर होते न पूरे व्यंजन होते। अगर हिंदी की बात करें हम, हिंदी के ऐसे वर्ण जो न तो पूरे स्वरों की तरह रोल प्ले करते हैं न पूरा व्यंजन की तरह रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम अयोग वाहक कह देते हैं। हिंदी में आपके 3 अयोग वाहक हैं, अंग, अह, अंग। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसे तो हम बोलेंगे अनुस्वर, इसे हम बोलेंगे विसर्ग, इसे हम बोलेंगे चंद्र बिंदु। अब ये न तो आपके पूरे स्वर हैं, स्वर क्यों नहीं है? स्वरों को जब हम बोलते हैं तो हमारी हवा बोलते समय मुंह में कहीं टकराती नहीं है। जैसे ए आ ई ऊ री, अपने आप आराम से निकल गई, हवा कहीं नहीं टकराई। लेकिन जब हम इसे बोलेंगे अंग, हवा टकराई है। अह, हवा टकराई है। अंग अंग, इसमें भी हमारी हवा टकराती है। तो इनमें हवा टकराती है मुंह में, इस वजह से हम इन्हें स्वर नहीं बोलते। अब इन्हें व्यंजन भी नहीं बोलते, क्योंकि ये पूरा व्यंजन की तरह भी काम नहीं करते। क्योंकि अगर हम किसी व्यंजन को तोड़ें, अगर हम कै को तोड़ते हैं तो हमारा आधा कै मिलेगा प्लस एक स्वर मिलेगा, कोई भी मिले। अगर हम इसे तोड़ें, कै के ऊपर हमने अंकी बिंदी लगाई, अनुस्वर लगाया, अगर हम इसे तोड़ें आधा कै मिलेगा प्लस हमें यह मिलेगा। इस हिसाब से आपका यह स्वर होता है, लेकिन इसे बोलते टाइम आवाज मुंह में टकराती है, हवा मुंह में टकराती है, तो हम इसे स्वर भी नहीं मान सकते। हम इन्हें स्वर भी नहीं मानते, व्यंजन भी नहीं मानते। हमने अलग ही कैटेगरी बना दी अपनी आयोग वाहक। किसने बनाई थी आयोग वाहक? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें कहा था कि ये हमेशा किसी दूसरे के योग से बोले जाते हैं, किसी दूसरे को बुलाकर लाते हैं और योग करके बोले जाते हैं कि आ जाओ हम योग करेंगे। इस वजह से हम इन्हें आयोग वाहक बोल देते हैं। हिंदी में हम आयोग वाहक को कहाँ रखते हैं? स्वरों के बाद रखते हैं, और आपके जो व्यंजन है व्यंजन से पहले रखते हैं। यहाँ पर रख देते हैं आयोग वाहक। वर्णमाला की अगर बात की जाए तो स्वरों के बाद में आएंगे आयोग वाहक, व्यंजन से पहले आएंगे। बीच में रख दिए हमने, न तो ये स्वर न ये व्यंजन, ठीक बात हो जाती है। यह भी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं व्यंजन किसे बोलते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण किसी भी वर्णमाला के या किसी भी भाषा के जिन्हें बोलते समय हवा हमारे मुंह में कहीं टकराए, सीधी बिल्कुल प्लान रूप से बाहर न निकले, हमारे मुख में कहीं ना कहीं टकराए, उसे हम बोल देते हैं व्यंजन। अब व्यंजनों को बोलते टाइम हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हमारा कै है, अगर हम कै बोल रहे हैं, कै अगर इसे बोलते हैं तो हमारी कै प्लस ए, 2 साउंड निकल रहे हैं, एक तो कै का निकल रहा है, एक ए का निकल रहा है। खे गे घ अंग, इसमें भी हमारा स्वर का साउंड निकल रहा है। तब इन्हें बोलते टाइम एक तो हमारा स्वर का साउंड आता है, इसमें स्वरों का ध्वनि आती है। दूसरा, हम अगर बोलते हैं कै कै कै, ऐसा लग रहा है जैसे खे खे खे, कहीं हमारी हवा अटक रही है, हवा अटकती है, और इन्हें बोलते टाइम स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते थे? व्यंजन बोल देते हैं। हिंदी में कुल 33 मूल व्यंजन है। मूल मतलब अगर प्राचीन हिंदी की उठाकर लाए हम प्राचीन हिंदी को, उसमें देखें तो हमारे 33 मूल व्यंजन मिलेंगे आपके कै से लेकर आपके है तक। कै ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अन, त थ द द न, प फ ब भ म, य र ल व, श स है। ये आपके मूल रूप से 33 व्यंजन हैं, लेकिन हमने कुछ व्यंजन इन व्यंजनों को ही आपस में जोड़ जोड़ के बना दिए हैं। जैसे आपका अक्षय हुआ, तरह हुआ, अज्ञ हुआ, श्रय हुआ। अब तो नई कॉन्सेप्ट आ रहे हैं आपके, जो आपकी विद्या वाला देह है, यह भी तो आपका व्यंजन ही हुआ, जोड़कर बनाया हुआ है। ये जो पै है, यह भी आपका व्यंजन ही हुआ, जोड़कर बनाया हुआ है। पै प्लस, इसे हम पै प्लस रै बोल देते हैं, इसे हम प्लस
द प्लस य बोलेंगे। इसे हम कै प्लस श बोलते हैं। इसे हम तै प्लस रै बोलते हैं। इस तरह से बाकी जो भी बचते हैं वे हमने इन्हीं को ही आपस में मिलाकर बनाए हुए हैं, लेकिन मूल रूप से आपके यही 33 व्यंजन है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण कर देते हैं, एक टेबल बनाइए, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है हमने। अगर हम अपनी नासिकता के आधार पर देखें तो निरनुनासिक व अनुनासिक दो हो जाते हैं हमारे। अघोष, घोष या फिर संघोष, अगर हमारे गले में कितना घर्षण हो रहा है किस शब्द को बोलते टाइम या किस वर्ण को बोलते टाइम, उसके आधार पर। अल्पप्राण या महाप्राण, कितनी हवा हमारे मुंह से बाहर निकल रही है उसके आधार पर। इन्हें आप देख सकते हैं, काफी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। निरनुनासिक, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय सिर्फ मुंह से हवा बाहर आए, कै ख गया गया। ये जो आपके इतने व्यंजन है, ये आपके निरअनुनासिक व्यंजन है। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। ये आपके निरनुनासिक है, लेकिन ये जो आपकी पूरी रो है ये आपके अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक मतलब आपके मुंह से और नाक से दोनों से हवा आए। आपका अंग, इय, न, अन, न, मैं, नाक और मुंह दोनों से हवा आएगी, लेकिन यहाँ का खा गा सिर्फ मुंह से हवा आएगी। अघोष, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारे गले में ज्यादा घर्षण न हो, आपके ये अघोष व्यंजन है। ये ध्यान से देख लीजिए, ये आपके अघोष व्यंजन है दोनों। जैसे क ख ग घ च छ ट ठ त थ प फ, आराम से बोल दिए हमने, गले में ज्यादा घर्षण नहीं हुआ। लेकिन घोष व संघोष, इन्हें बोलते समय हमारे गले में ज्यादा घर्षण होगा। अगर हम इसे बोले क ख, लेकिन इसे बोले ग घ च ज, ध्यान से देखो, च ज में ज्यादा घर्षण है। छ झ, छ झ, इसमें गले में ज्यादा घर्षण होता है, गले में ज्यादा आवाज गड़गड़ाती है, जिस वजह से हम इन्हें घोष बोल देते हैं, गले में घोष पैदा हो जाता है। अल्पप्राण, ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते टाइम मुंह से जो हवा निकलती है वह बहुत कम बाहर निकले, जैसे क, लेकिन ख, क ख क ख, क में बहुत कम हवा बाहर निकल रही है, ख में ज्यादा निकल रही है। ग घ, ग घ, च छ ज झ, कम हवा बाहर निकले तो आपका अल्पप्राण, ज्यादा हवा बाहर निकले आपका महाप्राण। निरनुनासिक, अनुनासिक, घोष, संघोष, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, आप ये देख सकते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप काफी व्यंजनों के प्रकार क्लियर होंगे। अब हम इन्हें ही देख लेते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर आपके अघोष व्यंजन व संघोष व्यंजन हमने बात कर लिया। अघोष व्यंजन, गले में जो हमारे स्वर तंत्रिकाओं में बहुत कम कंपन होता है, कंपन नहीं होता है, इसका मतलब है बहुत कम कंपन होता है, ज्यादा नहीं होता है। इन व्यंजनों में केवल श्वास का प्रयोग होता है। श्वास मतलब हवा ही बाहर आ रही है, लेकिन इन्हें बोलते हैं तो नाद का भी प्रयोग होता है। नाद मतलब गले में कुछ घर्षण होकर कोई दूसरी आवाज भी बाहर निकल रही है। बिना कंपनों के तो बोले इन जाएंगे तो बहुत कम कंपन होता है, इनमें बहुत ज्यादा कंपन होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्राणत्व के आधार पर देखें तो आपका अल्पप्राण, मुंह से हवा बहुत कम बाहर निकलेगी, यहाँ पर मुंह से हवा बहुत ज्यादा बाहर निकलेगी। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्हें बोलते टाइम हम वायु का कम प्रयोग करते हैं, इन्हें बोलते टाइम हम वायु का ज्यादा प्रयोग करते हैं। यह भी मैं आपको उस टेबल में बता चुका हूं। अब इसकी बात कर लेते हैं आपका समूह के आधार पर। अगर जो व्यंजन आपस में मिलकर 1+1 आपस में मिलकर समूह बनाएं, तब समूह के आधार पर जो आपके व्यंजनों के प्रकार हमें मिलेंगे, वे 3 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। पहला असंयुक्त व्यंजन, जो बिल्कुल अलग अलग होंगे, जैसे आपका कमल, पेपर में आएगा कमल शब्द में कौन सा व्यंजन है, तो असंयुक्त है, क्या अलग है, मैं अलग है, ले अलग है। संयुक्त व्यंजन, अगर दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आए, जैसे आपका लक्ष्य है, लक्ष्य में क्या है, अक्षय प्लस ये है, ये दो, ये अलग है, ये अलग है, दो अलग अलग चीजें एक साथ आई हैं, इसे हम बोल देंगे संयुक्त व्यंजन। जैसे आपका कट, करो, लपू, ले, अलग अलग व्यंजन दो एक साथ आए। लेकिन द्वितत्व व्यंजन किसे बोलेंगे, जब भाई भाई एक साथ आए, एक जैसे दो व्यंजन आपके एक जगह आ जाएं, उसे हम बोलेंगे द्वितत्व व्यंजन। जैसे आपको हो जाता है दिल्ली, ले प्लस ले हो गया, जैसे कख, पफ, सस, इस तरह से ये आपका हो जाएगा द्वितत्व व्यंजन। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें या फिर आपका ऐसा बोले, ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। ये अलग अलग हैं जो एक साथ आ रहे हैं।
और बात कर लेते हैं कुछ। नासिक के ध्वनि के आधार पर व्यंजनों को दो प्रकारों से बांटते हैं हम, निरनुनासिक व्यंजन या फिर निर्नुनासिक व्यंजन जिनमें केवल मुंह से आवाज निकलती है, अनुनासिक व्यंजन जिनमें मुंह के साथ नाक से भी आवाज निकलती है। अंग, इए, न, मैं, ये आप बेहतर जानते होंगे, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। अब व्यंजनों के कुछ अन्य प्रकार देख लेते हैं। ये तो आधार पर थे, लेकिन अब कुछ अन्य प्रकार देख लेते हैं व्यंजनों के। सबसे पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारे मुंह के किसी एक विशेष स्थान पर ज्यादा बल रहता है, मुंह के किसी भी स्थान पर रहे। यह हमारा गला होता है, गले से हम बोलते हैं, यह हमारा गला हुआ। उसके बाद तालु, हमारा जो गले के ठीक ऊपर ऊपर वाला जो मुंह होता है उसे हम यहाँ पर तालु बोलते हैं, हमारे पीछे की जीभ के ऊपर। लेकिन हमारी आगे की जीभ के ऊपर जो तालु होता है उसे हम बोलते हैं मुर्दा। ऊपर वाला जो मुंह होता है उसमें पीछे वाला एरिया आपका तालु हुआ, आगे वाला एरिया आपका मुर्दा हुआ। दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब होठों से बोला जाता है। चाहे हमारे मुंह में कहीं पर भी एक विशेष जगह पर जोर हो, लेकिन स्पर्श व्यंजनों को बोलते समय हमारे किसी भी एक जगह पर अधिक बल रहेगा। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारे मुंह के किसी भी एक स्थान पर अधिक बल रहता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोल देते हैं। इसके अलावा हम यह भी कह देते हैं ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी एक विशेष स्थान को स्पर्श करे, जिस कारणवश हम उन्हें स्पर्श व्यंजन बोल देंगे। हमारी जीभ किसी एक स्थान को स्पर्श कर रही है। अगर इनकी बात करें हम तो इसमें हो जाता है हमारा कंठ, इसमें हो जाता है हमारा तालव्य, ये हमारा हो जाता है मूर्धन्य, ये हमारा हो जाता है दंत, ये हमारा हो जाता है ओष्ठ। अगर इस वर्ग को हम बोले तो हमारी जीभ कंठ को टच करेगी, इस वर्ग को बोले पूरे तो हमारी जीभ तालु को टच करेगी, तालु हमारा ये इलाका। इस वर्ग को टच बोले हम तो हमारी जीभ मूर्धन्य को टच करेगी यहाँ पर। इस वर्ग को बोले हम हमारी जीभ दांतों को टच करेगी यहाँ पर। इस वर्ग को बोले हम हमारी जीभ होठों को टच नहीं करती, हमारे होठ आपस में टच करते हैं। कुछ तो टच कर रहा है, जीभ टच नहीं करती, लेकिन होठ आपस में टच करते हैं। ये थोड़ा सा हमारा एक्सेप्शन हो जाता है, जैसे पैप है, बैब है, हमारे होठ आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। क्योंकि ये व्यंजन मुंह के अलग अलग स्थानों से बोले जाते हैं, जिस वजह से हमें 5 प्रकार के व्यंजन और मिल जाते हैं। अब उन्हें भी देख लेते हैं। कंठ व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारे कंठ पर अधिक बल रहता है, या फिर ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारी जीभ कंठ पर लगती है, स्पर्श करती है, या फिर ऐसे व्यंजन जो मुख्यतः कंठ से बोले जाते हैं उन्हें हम कंठ्य व्यंजन कहते हैं। किसी भी तरीके से आप बात कहें एक ही बात है आपकी। कंठ हमारा हो जाता है यह हो जाता है हमारा कंठ वाला इलाका। तालव्य व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय तालु पर अधिक बल रहता है। तालु मतलब हमारी जीभ का पीछे वाला ऊपर का इलाका। हमारी जीभ जो पीछे वाली जीभ है उसके ऊपर का इलाका, जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा होता है उसका इलाका, अर्थात तालु पर अधिक बल लगता है या फिर हमारी जीभ तालु को टच करती है, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ये हमारा जो च वाला वर्ग है यह तालव्य कहलाता है। आप इन्हें बोलकर देख सकते हैं, च, छ, ज, झ, इ। इनमें आपकी जीभ पीछे से ऊपर उठती है और यहाँ पर लगती है, यहाँ पर। इस वजह से इन्हें तालव्य व्यंजन बोलते हैं हम। अगर मूर्धा की बात करें, मूर्धन्य व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनमें जीभ आगे से ऊपर उठे और ऊपर लग जाए, ऊपर वाले डिपार्टमेंट में लग जाए। जो आगे की जीभ होती है हमारी, ये जीभ है आगे की, आगे वाली जीभ ऊपर उठे और अपने ऊपर वाले डिपार्टमेंट में लग जाए, या ऊपर वाला जबड़ा होता है उसमें लग जाए, उसे हम बोलते हैं मूर्धा। ऐसे व्यंजन जो इस प्रकार बोले जाते हैं जिनमें हमारी जीभ मूर्धा को लगती है, मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं हम उन्हें। जैसे आपका ट, ठ, ड, ढ, ण, आप इन्हें बोलिए, जो आपकी जीभ होगी वह आगे से ऊपर उठेगी और ऊपर वाले जबड़े में लगेगी, उसे हम बोलते हैं मूर्धा में लगना। दंत व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय दांतों पर अधिक बल रहता है या फिर आपका जीभ दांतों को लगती है, त, थ, द, ध, न, इन्हें बोलिए, आपकी जो जीभ है वह ऊपर वाले दांतों को लगती है। लेकिन ओष्ठ्य व्यंजन में जीभ नहीं लगती है, थोड़ा सा आपका एक्सेप्शन हो जाता है, इसमें जीभ नहीं लगती। इसके अलावा होठ आपस में लगते हैं, इन्हें आप बोलिए, आपके होठों पर अधिक बल रहेगा और होठ आपस में चिपकेंगे या फिर होठ आपस में टच करेंगे बोलते टाइम। पा, फा, ब, भा, मा, होठ आपस में आपके लगते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे बोलते हैं? ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते टाइम मुंह का विवर बहुत संकरा हो जाता है। यह जो
मुंह का विवर होता है, गला होता है, गले की जो जगह होती है, जीभ ऊपर उठ जाती है और हमारा मुंह का जो विवर है बहुत संकरा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। अब हमारा मुंह का जो विवर है, जगह है जहां से हवा आती है, वह बहुत छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी हवा कहीं टकराती नहीं है। स्पर्श तो कर जाती है हमारे मुंह के जो अंग है, लेकिन टकराती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हवा आई और टकराकर मुड़ के चली गई। अगर यह हमारा मुंह है तो इससे स्पर्श करती हुई हवा चलेगी, लेकिन टकराकर अपनी जगह नहीं बदलेगी। स्वरों की भांति सीधी निकल जाती है, अवरोध नहीं उत्पन्न होता उस हवा के मार्ग में कोई भी। ऐसे व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी बोलते हैं हम, क्योंकि स्वरों की भांति बोले जाते हैं। ये हवा कहीं टकराती नहीं है इनमें भी। इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये आपके होते हैं या, र, ल, व, ये आपके 4 होते हैं। इन्हें हम अर्धस्वर बोलते हैं और अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे बोलेंगे हम? ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते टाइम उष्मा निकले। उसमें से यहाँ पर मतलब है आपकी हवा जो बाहर आ रही है आपके गले में से, वह दांतों को लगेगी, जीभ पर लगेगी, होठ पर लगेगी, इधर लगेगी, उधर लगेगी, कई जगह टकराए। ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय आपकी हवा बहुत जगह टकराकर गर्म होकर बाहर निकले, उसमें हो जाए, वह गर्म हो जाए। संघर्ष मतलब उसे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़े। ऐसे व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन, उष्म व्यंजन बोलते हैं। सा, शा, श, ह, स, श, स, ह, ये आपके उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। हवा बहुत ज्यादा जगह टकराती है, बाहर निकलने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, तो संघर्षी व्यंजन हो गए। और संघर्ष करने के चक्कर में हवा गर्म हो जाती है, इस वजह से हमें उष्म व्यंजन भी बोल देते हैं उन्हें। हमारा 9वां व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दूसरे व्यंजनों के योग से बने हो, जैसे आपका अक्षय, तरह, अज्ञ, शरय, ये आपके दूसरे व्यंजनों के योग से बने, इन्हें देख लेते हैं। अब आगे बात चल रही है आपकी देय। ये जो आपका विद्या है ना, विद्या, इसको कहते हैं कि यह हमारा दिया एक नया वर्ण है, जैसे आपके ये बने हुए हैं। अगर हम इसे माने फिर आपकी बात उठ जाती है। जो पै के नीचे हम रह लगाते हैं, यह पै के नीचे रह नहीं लगा हुआ, ये अपना एक व्यंजन है। पै आधा पै प्लस रह को हम ऐसे लिखते हैं। जब आधा कै और प्लस स को हम ऐसे लिखते हैं, तब इसे हम ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे ऐसे आपके शब्द या वार्तालाप या बातचीत खड़ी हो जाती है। बाकी आपके अभी तक संयुक्त व्यंजन यही है 4। अब हमने क्या कर लिया, कंठ तालव्य है, मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य करके कैसे लेकर आपके में जो पहले 25 होते हैं, पहले 5 वर्ग पै फै बै बै में वहां तक पूरे कर लिए थे। उसके बाद आपके य र ल व बच जाते हैं, वे आपके यहाँ हो गए य र ल व। फिर आपके स है बच जाते हैं, वे आपके यहाँ हो गए। और आपका अक्षतर अग्रसर है, इससे आपके पूरे आ हो गए। अब इस टेबल को हम दोबारा देख लेते हैं, अब आप बेहतर समझ पाएंगे। निरनुनासिक किसे बोलते हैं, अनुनासिक किसे बोलते हैं, घोष कौन कौन से हैं, घोष कौन कौन से हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य कौन कौन से हैं। ये कंठ, ये तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पता नहीं आपके कितने प्रकार के व्यंजन क्लियर हो जाएंगे। ये आपके अंतस्थ व्यंजन, या आपके उष्म व्यंजन, या आपके संयुक्त व्यंजन। आपका व्यंजन मुख्य तौर पर यहाँ पर खत्म हो गई। या फिर आपके जो 2 नए व्यंजन हैं, उन्हें भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ये नए खोजे गए हैं। आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन मतलब डा, ढा, ऐसे व्यंजन जिनमें आपकी जीभ, मान लीजिए आपकी जीभ है और आपकी जो जीभ है वह ऐसे ऊपर को मुड़कर ऊपर टच हो, आपके तालू में लगे। जो आपकी जीभ है वह आपके तालू को टच हो और झटके से तुरंत हट जाए, जैसे डा, ढा। यह आपकी जीभ आपके तालू में लगेगी मुड़कर और झटके से तुरंत हट जाएगी, जीभ आपकी ऐसे मुड़ जाएगी। इन्हें बोलते टाइम बोलकर देखिए, डा, ढा, और तुरंत हट जाएगी। ऐसे व्यंजन को हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ये नए हैं, ज्यादा पुराने नहीं हैं। आगत व्यंजन जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, इन्हें हम अरबी फारसी व्यंजन भी बोल देते हैं। क, ख, ग, ज, फ, ये ज नहीं है, ये ज है, ज। एक तो होता है आपका ज, ये होता है आपका ज। इस वजह से ये आगत व्यंजन है, दूसरी भाषाओं से आए हैं। ये आपका वर्गीकरण था वर्णमाला का, स्वरों का, व्यंजनों का। थोड़ी बड़ी वीडियो थी, लेकिन आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताने की मैंने कोशिश की है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए।
बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।